तो एक पैसेंजर थे, वो सर्जरी करा के आए थे और उन्होंने हमें बताया नहीं, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन ही वाज ऑन फ्लाइट एंड देन उसकी वजह से उनको इन फ्लाइट कुछ प्रॉब्लम हुई। वी डाइवर्टेड द एयरक्राफ्ट और विद इन 20 मिनट्स हमने फुल जल्दी से जल्दी लैंड की। अराइवल पे एम्बुलेंस वाज अवेलेबल बट दे कुड नॉट सेव हिम, ही वाज डेड ऑन अराइवल। हमारे पास एक चीज़ एक्स्ट्रा होती है पैसेंजर से इन फ्लाइट कि वी कैन ओपन आवर विंडो। एक कपल था, तो उसकी गर्लफ्रेंड आई थिंक फ्लाइट के लिए जा रही थी। वो चाहता नहीं था कि भाई ये जाए छोड़ के, और कई बार हो जाता है ऐसा कि पैसेंजर कॉल कर देते हैं कि देयर इज अ बॉम्ब ऑन दिस फ्लाइट। उम्र कैद की सजा हुई है ये बोलने पे। अच्छा। हाँ, तो एक कपल मेरे पास आया था, तो दे सेड कि हमें जमीन खरीदनी है आसपास ना, तो हम जो भी जमीन खेत वगैरह दिखेंगे हम आपको बता देंगे, आप उसके चारों तरफ सर्कल करना। 1-2 महीने बाद फिर न्यूज़पेपर में उस कपल की फोटो छपी हुई। मैंने एक कपल तो देखा हुआ लग रहा है, वो ऊपर से तो दिखते हैं, नीचे जमीन पे आप जा रहे हो तो आपको दिखेंगे नहीं। तो वो उसकी वीडियो बना के जीपीएस लोकेशन लेके दे यूज्ड टू गो एंड स्टील इट। अब प्रॉब्लम्स की तो हमने बात कर लिया, अब ये बताओ पैसा कितना है एविएशन में। हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ रियलिटी। आज के हमारे गेस्ट है कैप्टन मोहित, जिनको आप इंस्टाग्राम पे पोएटिक पायलट के नाम से जानते होंगे। ये काफी फेमस हुए हैं रिसेंटली बिकॉज ऑफ द शायरीज जो ये प्लेन में बोलते हैं। इनसे हमने बहुत सारी बातें करी अबाउट एविएशन इंडस्ट्री, कॉमन मिथ्स। इनफैक्ट कुछ बातें एविएशन के बारे में सुन के तो मैं भी शॉक हो गई। इन्होंने अपने कुछ ब्रेथ टेकिंग एक्सपीरियंसेस भी शेयर करे और एंड में बहुत सारी करियर एडवाइस भी दी जिन लोगों को एविएशन में आना है उनके लिए। तो आ जाओ मेरे साथ, सुनते हैं इनकी कन्वर्सेशन, आपको बहुत मजा आने वाला है, आई बेट। वेलकम टू रियलिटी पोएटिक पायलट। आप रेडी है बहुत सारे रियल टॉक्स के लिए? हाँ जी बिल्कुल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सर, मैं आपका इंस्टाग्राम देख रही थी, आप प्लेन में काफी शेर व शायरी करते हैं। मैं आपके एक रील के व्यूज देख के तो लिटरली बहुत शॉक्ड हो गई। 56 मिलियन व्यूज काफी क्रेजी है। तो कैप्टन, जो आपका ये टैलेंट है शायरी वाला, इसको थोड़ा सा एड्रेस कीजिए, कैसे ये चालू हुआ, हाउ डिड यू स्टार्ट इट? ये एक्चुअली मैं एक बार खुद पैसेंजर ट्रैवल कर रहा था, तो मेरे साथ में एक पैसेंजर थे, वो सो रहे थे। और दो टाइप के पैसेंजर्स आते हैं फ्लाइट में। एक होते हैं कि फ्रीक्वेंट फ्लायर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लाई करते हैं, तो दे गेट यूज्ड टू इट। और एक होते हैं जो नए पैसेंजर्स आते हैं या साल में 1-2 बार फ्लाइंग करने वाले, तो दे आर वेरी नर्वस। तो वो जो पैसेंजर थे वो फ्रीक्वेंट फ्लायर थे, तो जब से टेक ऑफ हुआ अनाउंसमेंट, फिर कई बार एडवर्टीजमेंट की भी अनाउंसमेंट्स आती हैं इतने कुछ, तो ही सेड, एंड फिर पायलट की अनाउंसमेंट आई, तो बाय द टाइम ही गॉट फ्रस्ट्रेटेड एंड ही डिडंट नो कि मैं भी पायलट हूँ, बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग इन कैजुअल्स। तो बोल रहे थे कि यार इतनी अनाउंसमेंट करते हैं, सोने भी नहीं देते, परेशान करने। तो आई गॉट अ लिटिल डीमोटिवेटेड आल्सो उस टाइम पे कि मैं यार हम कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं और कई लोगों को पसंद नहीं आ रही है। तो मैंने अनाउंसमेंट ही नहीं की वो 1 हफ्ते 10 दिन तक, तो कि क्रू ही अनाउंसमेंट कर रही थी, तो मैं इतनी ज़्यादा वो या दूसरे पायलट है वो कर देते थे। तो देन आई थॉट कि नहीं यार, बाकी पैसेंजर्स भी हैं जो डरे हुए हैं, जो नए आए हैं पैसेंजर्स, इट इज़ माई ड्यूटी कि भी उनसे बात करना ज़रूरी है। और जब एक पायलट उनसे बात कर लेता है तो एक जो डर है थोड़ा सा वो कम हो जाता है। तो उस करके फिर मैंने सोचा कि इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन पुट इन की जाए पैसेंजर्स तक कि वो एंगेजिंग भी रहे और वो सुनने को मजबूर हो जाए। तो उसको लेके फिर मैंने ये लिखा था कि मैं कविता के रूप में उनको बताऊंगा कि पसंद भी आएगा और इन्फॉर्मेशन भी सारी चली जाएगी। और सबने बहुत प्यार दिया उस चीज को, तो वहीं से और आपने फिर सोशल मीडिया पे भी डालना स्टार्ट करा? हाँ, तो फिर उसके बाद मैंने वो सोशल मीडिया पे डाला था, तो बाय एवरीबॉडीज लव बहुत उसमें पसंद किया लोगों ने, न्यूज़ चैनल्स ने बुलाया था, न्यूज़ में काफ़ी आया था ये, तो काइंड ऑफ इट वेंट वायरल। तो तब से वो अच्छा लगा। जब कुछ भी काम करते हो लाइफ में, अगर आपको उसकी अप्रिशिएशन मिलती है, लोगों को पसंद आता है, तो मन करता है और करने का। तो तब से आई ट्राई कि हर फ्लाइट में पैसेंजर्स के साथ पोएटिक वे में, डिफरेंट तरीके में, फेस्टिवल्स में उनको अपनी कविताएं सुनाते हैं। और वैसे भी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सुनने के अलावा फ्लाइट से तो कहीं कूद के जाएंगे। तो अगर अगली बार आप ट्रैवल कर रहे हो तो प्रे करना कि कैप्टन मोहित ही आपकी फ्लाइट में हो, सो दैट आपकी फ्लाइट एकदम इंटरेस्टिंग रहे। बट कैप्टन, आप थोड़ा सा कुछ 2 लाइन आपके आने वाले पैसेंजर्स के लिए। हाँ बिल्कुल। ये फॉर एग्जाम्पल भी हम दिल्ली वाले पैसेंजर्स को स्पेशली बताना चाहूँगा मैं कि जैसे अब कलकत्ता जा रहे थे, मैं उनको बताता हूँ जनरली कि भाई अब यहाँ से 2 घंटे में कलकत्ता आ जाएगा। रास्ते में
लखनऊ, वाराणसी भी आएगा। पर दिल्ली वालों से गुजारिश है कि कोई आके ये नहीं कहेगा कि आज जहाज तेरा भाई चलाएगा। तो ऐसे ही इसी तरह से बात करते रहते हैं, पैसेंजर से मस्ती मजाक होता रहता है। कैप्टन, जैसे पैसेंजर्स को थोड़ी एंजाइटी होती है टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त, आपको भी होती है क्या? नहीं, हमें तो खैर एंजाइटी नहीं होती है। हमें एंजाइटी हो जाएगी तो पैसेंजर्स का भरोसा ही उड़ जाएगा हमसे। तो शुरू में जब फ्लाइट ट्रेनिंग कर रहे थे तब होती है शुरू में, अदरवाइज जब डेली करते हैं तो एंजाइटी बिल्कुल नहीं। और टर्बुलेंस के वक्त तब तो पक्का होती होगी। टर्बुलेंस में भी देखो थोड़ी तो होती है, बट अगेन वी आर ट्रेन्ड एंड हमारी जॉब वो है कि भी पीछे पैसेंजर्स की सेफ्टी। तो इतने पीछे 200 लोग तसल्ली से इसलिए बैठे हैं कि आगे पायलट संभाल लेंगे सब। तो एंजाइटी नहीं कह सकते कि हाँ, लेकिन थोड़ा ज्यादा अलर्ट रहते हैं उस टाइम पे टर्बुलेंस में। एंड आई नो पीछे लोग घबराते हैं, इसीलिए मेरा मोटिव होता है कि पैसेंजर्स जो आप कह रहे थे कि बिग शायरी वगैरह क्यों करते हैं अपने, ये भी एक रीजन था कि आप दिमाग डाइवर्ट करना, कि भी आप किसी बच्चे को आप कमरे में लाइट ऑफ कर दोगे ना तो उसको डर लगेगा। लेकिन छोटे बच्चों को अगर आप फोन दे दोगे कि आजकल कार्टून देख ले, उस टाइम आप लाइट ऑफ कर दो, कुछ भी कर दो, उसका माइंड डाइवर्ट हो चुका है। तो जब मैं फ्लाइट में अनाउंसमेंट्स करता हूँ तो जो लोग डरे हुए हैं टेक ऑफ लैंडिंग से पहले, टेक ऑफ से पहले डरे होते हैं, स्पेशली पहली बार फ्लाइट कर रहे हैं, तो वो जब उनसे अनाउंसमेंट में शायरी वगैरह में करते हैं, हंसी मजाक हो जाता है, तो उनका थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, तो वो डर निकल जाता है थोड़ा सा। और जब एट द एंड ऑफ द फ्लाइट आई मेक श्योर कि भाई हाँ, जाते हुए सब पैसेंजर से मिलूंगा। हाँ, तो लैंडिंग के बाद जब डिबोर्डिंग हो रही होती है, मैं आके सब पैसेंजर से जितना हो सके मिलते हैं, कहीं सेल्फीज वगैरह लेते हैं, तो अच्छा लगता है। और जब चेहरे पे मुस्कान लेके जाते हैं इंस्टेड ऑफ डर, तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भाई, जो पर्पस था वो सॉल्व हो रहा है। जैसे एज पैसेंजर्स हमें कुछ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पता होते हैं अबाउट फ्लाइंग, बट ऐसे कोई सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बताइए जो हमें, जो पैसेंजर्स को नहीं पता होते बट आप लोगों को पता होते हैं। देखो, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स तो एविएशन में बहुत ज्यादा है, बट छोटी मोटी चीजें जो पैसेंजर्स को नहीं पता होती मैं बता दूं कि भाई, और जबकि डेली सुन भी रहे होते हैं पैसेंजर्स। आप अभी मैंने रिसेंटली एक सर्वे डाला था इंस्टाग्राम पे, तो उसमें जो लोग रेगुलर फ्लाई कर रहे हैं वो भी मतलब गलत बता रहे थे कि मतलब जब आप लाइफ वेस्ट पहनते हो, आपको बताते हैं कि क्रू बताते हैं कि लाइफ वेस्ट पहन लो, तो उसको इन्फ्लेट कब करना है। आप यू मस्ट हैव ट्रैवल्ड बिफोर, तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ टू पुट यू ऑन द स्पॉट कि कब इन्फ्लेट करते हैं उसे, पहनते ही या वेट करना है? क्वाइट नहीं है। देखा, तो यही चीज है कि उसको आपको एयरक्राफ्ट से निकलते टाइम इन्फ्लेट करना है। जब आप एयरक्राफ्ट के गेट पे खड़े होंगे, अगर पानी में डिचिंग होती है एयरक्राफ्ट की, तो गेट पे खड़े कूदने से पहले आपको इन्फ्लेट करना है। क्योंकि अगर एयरक्राफ्ट, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि हाँ भाई, इन क्रू जैकेट पे तो ध्यान दे दिया कि हाँ भाई फुला दो पहनते ही। उसमें प्रॉब्लम ये हुई थी, एक क्रैश हुआ था पानी में काफी साल पहले, कि एयरक्राफ्ट में जब पानी भर गया तो ये लोग एयरक्राफ्ट में ही फ्लोट करके छत पे अटक गए, बाहर तक नहीं निकल पाए कई लोग जिन्होंने फुला दी थी अंदर ही। तो ये ऐसी छोटी छोटी एक लाइन बोलते हैं बस क्रू की भी, हाँ विमान से निकलते टाइम इसको इन्फ्लेट कर ले, पर कोई ध्यान नहीं देता, सिर्फ उस चीज पे ध्यान दिया कि पहन लो, फुलानी है तो पता ही है। बट ये बहुत लाइफ सेविंग चीज है, ये जो लाइन है एक। तो इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि जब जो लोग नहीं सुनते हैं ध्यान से कि फ्लाइट में आज भी, और प्लस मैं तो खैर आउट ऑफ रिस्पेक्ट सुनता हूँ, हमें तो पता है सारी पॉलिसी, पर हम आज भी एज अ पैसेंजर ट्रैवल करते हैं कई बार। कल भी जैसे मैं एक फ्लाइट करूंगा, जाके वापस आके फिर लास्ट सेक्टर में कोई ऐसा पैसेंजर आना है, कोई और पायलट फ्लाइंग करेंगे उसमें। तो जब क्रू बता रही होती है चीजें, तो मैं आज भी ईयरफोन वगैरह निकाल के ध्यान से सुनता हूँ कि भाई हाँ बता रही है, तो आई लिसन आउट ऑफ रिस्पेक्ट कि अगर मैं ही फोन वगैरह लगा के देखने लग जाऊंगा तो फिर बाकी लोग तो खैर क्यों ही ध्यान देंगे। बट ऑलवेज पे अटेंशन टू व्हाट दे आर सेइंग, इट कैन बी लाइफ सेविंग। कैसा रहता है आपके कैबिन में, कितने पायलट्स होते हैं? 2 पायलट्स होते हैं, और एक कैप्टन होते हैं, एक फर्स्ट ऑफिसर होते हैं। और इंटरनेशनल में भी? डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों में। सो एक कैप्टन होते हैं, एक फर्स्ट ऑफिसर होते हैं। और इनफैक्ट हमारे पास एक चीज एक्स्ट्रा होती है पैसेंजर से इन फ्लाइट की, वी कैन ओपन आवर विंडो। पैसेंजर की विंडो, यस, तो पैसेंजर विंडो जैसे खुलती नहीं है तो हमारी विंडो पूरी ओपन हो जाती है, बट इन फ्लाइट नहीं खोलते हैं ऑब्वियसली। ग्राउंड पे अगर इफ रिक्वायर्ड कैन बी ओपन इन केस ऑफ हाईजैक ऑल्सो। उसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि रोप होती है, इमरजेंसी विंडो खोल के आप रोप डाल के यू हैव टू एग्जिट फ्रॉम दैट पार्ट। ओके, यस, बिकॉज हाईजैकर्स के हाथ पायलट्स नहीं लगने चाहिए बेसिकली। अच्छा, ऐसा क्यों? पायलट्स आगे उनके हाथ में तो वो फ्लाइंग करा सकते हैं, उनको कहीं भी ले जाएगा। पायलट से निकल के भाग गए तो फ्लाइंग कैसे करके लेके जाएंगे हाईजैकर्स एयरक्राफ्ट को, अगर किसी वजह से प्लेन बीच में ही रह जाएगा। आई मीन ऑन ग्राउंड।
अगर ऑन ग्राउंड हाईजैकिंग होती है किसी वजह से अच्छा तो पायलट्स निकल जाए. ओके हाँ, लाइक वही मेरे को लगा आप इतने ऊपर का कैसे बोल रहे हो रोप से. नहीं. ये भी इनफैक्ट काफी लोगों को लगता है कि हमें हमारे पास पैराशूट होता है हाँ. कि पायलट्स कैरी पैराशूट नहीं. कमर्शियल पायलट्स के पास, एयरलाइन जो पायलट्स हैं उनके पास पैराशूट नहीं होता है, तो वो इन फ्लाइट कभी भी आपको छोड़ के नहीं कूदेंगे बिकॉज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू मेक श्योर कि टिल द लास्ट मोमेंट पैसेंजर्स भी तो है पीछे, उनको छोड़ के नहीं जाना है. जैसे कि हम सेफ्टी प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है क्या कि किसी ने वो फॉलो नहीं करे हो तो उनको कुछ कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े हो? हाँ, देखिए सेफ्टी की बात कर रहे हो आप, तो सेफ्टी के वो नहीं फॉलो करोगे तो कॉन्सिक्वेंसेस तो जरूर होंगे उसके. तो 2 इंसिडेंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. एक बार तो जनरली आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है अगर, तो आपको एयरलाइंस को पहले इन्फॉर्म करना होता है ज़रूर, ताकि एयरलाइंस आर वेल प्रिपेयर्ड इन एडवांस कि उस फ्लाइट में की भी इन्फॉर्मेशन रहेगी कि ये पैसेंजर के साथ ये प्रॉब्लम है, तो वील बी मोर अवेयर और हम उसके लिए विल बी रेडी फॉर. तो एक पैसेंजर थे, वो सर्जरी करा के आए थे और उन्होंने हमें बताया नहीं, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन ही वाज ऑन फ्लाइट. एंड देन उसकी वजह से उनको इन फ्लाइट कुछ प्रॉब्लम हुई. वी डाइवर्टेड द एयरक्राफ्ट और विद इन 20 मिनट्स हमने फुल जल्दी से जल्दी लैंड की. अराइवल पे एम्बुलेंस वाज अवेलेबल बट दे कुड नॉट सेव हिम, ही वाज डेड ऑन अराइवल. सो आई फील वेरी बैड कि भाई पैसेंजर को नहीं बचा पाया. हमने तो अपनी तरफ से कोशिश की, बट ये छोटा सा जो केयरलेसनेस थी कि भी इन्फॉर्म नहीं किया. और इन फ्लाइट कोई डॉक्टर भी नहीं था उस दिन. जनरली डॉक्टर्स वगैरह होते हैं तो उनको शायद आई थिंक इंसुलिन चाहिए था उस टाइम पे, तो इंसुलिन रहता है फ्लाइट में, बट अब हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, वरना एयरलाइन वो भेजती उसी तरीके से. तो इट कैन लीड टू प्रॉब्लम्स. बट अगर किसी को ऐसे प्रॉब्लम हो तो ऐसे फ्लाइट इमरजेंसी में लैंड भी हो जाती है? हाँ, कि फॉर एग्जांपल दिस फ्लाइट, पर्टिकुलर फ्लाइट जो मैं बात कर रहा हूँ, सऊदी से आ रहे थे, जेड्डा से बॉम्बे की फ्लाइट थी आई थिंक. तो रास्ते में जब ये प्रॉब्लम हुई तो हमने फिर मस्कट में हम भी डाइवर्टेड एंड लैंडेड. तो यही इसी को रूट प्रिपरेशन भी कहते हैं. आपने पहले पढ़ाई की बात कर रहे थे कि आप भी रूट्स के बारे में क्या पढ़ते हैं, तो यही सब कि आज जहाँ भी जा रहे हैं, जैसे कल वियतनाम गए तो रास्ते में जितने भी एयरफील्ड्स हैं आसपास, पायलट्स हमेशा उनकी सारी इन्फॉर्मेशन देख के कि भाई अगर कुछ प्रॉब्लम होती है इस पॉइंट पे तो मैं किस एयरपोर्ट पे जाऊंगा, इस पॉइंट पे होती है तो किस एयरपोर्ट पे डाइवर्ट करूंगा मैं. तो यू हैव टू प्रिपेयर योर रूट थ्रू आउट कि इस एयरपोर्ट पे वेदर भी ठीक होगा कि नहीं होगा उस टाइम पे जब मैं पहुंचूंगा. कि मैंने सोच तो लिया कि मुझे रास्ते में ये एयरपोर्ट मिलेगा, पर वहाँ पे वेदर ही खराब है या रनवे बंद है, तो वो सब जो डिटेल्स हैं वो सब आपको पढ़ के जाना पड़ता है पहले. इनफैक्ट एक और बाकी मैं पैसेंजर्स को भी बताना चाहूँगा जो आते हैं कि अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था कि एक कपल था, तो उसकी गर्लफ्रेंड आई थिंक फ्लाइट के लिए जा रही थी, तो वो चाहता नहीं था कि भाई ये जाए छोड़ के, तो ही कॉल्ड. और कई बार हो जाता है ऐसा कि पैसेंजर कॉल कर देते हैं कि देयर इज अ बॉम्ब ऑन दिस फ्लाइट. तो ये बहुत सीरियस बात है और एयरपोर्ट पे हड़कंप मच जाता है. सेफ्टी प्रोटोकॉल सब कुछ, मतलब कोई फ्लाइट डिपार्ट नहीं होती, वो फ्लाइट तो ऑब्वियसली इवैक्यूएशन का सब कुछ पैसेंजर्स को निकालना पड़ता है. बट लोगों को लगता है कि वो कुछ नहीं होगा इससे, बट इट हैज़ बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेज इसके. अब विद इन 10 मिनट्स आपकी कॉल ट्रेस हो गए कहीं से भी आप हो, दे बिकॉज दे सर्च यू एज अ टेररिस्ट नाउ, कि किसी टेररिस्ट ने बॉम्ब की वो थ्रेट दी है, तो पूरी इंडियन एजेंसी आपके पीछे लग जाती है और आपको फिर सजा भी ऑब्वियसली बहुत बड़ी मिलती है उसमें. तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ों के लिए, या फिर और कई बार किसी की फ्लाइट डिले हो रही होती है तो कॉल करके बोल देंगे कि भी फ्लाइट में रुक जाएगी इस वजह से कि लेट हो रहे होते हैं वो एयरपोर्ट के लिए पहुंचने में, तो कॉल करके बोल देंगे ऐसा. तो ये सब चीज़ें मत करो प्लीज़, इससे बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंस है. इनफैक्ट एक किस्सा है बहुत फेमस भी कि एक पैसेंजर ने खड़े होकर बस फ्लाइट में ये बोल दिया कि हाईजैक कर लूँगा मैं. पढ़े लिखे पैसेंजर, बट ये वर्ड यूज़ करना ही इज़ यूज कि भाई उनको आई थिंक उम्र कैद की सजा हुई है ये बोलने पे. अच्छा. हाँ, तो ये मजाक में नहीं है कि मैं मजाक में बोल दो. एक और पैसेंजर थे, वो अपना लैबोरेटरी में लिख के चले गए एक नोट कि इस फ्लाइट ये हाईजैक हो चुकी है, बस पेन से ट्रेस हो गया, सजा मिली पूरी, उनको भी 10-12 साल की सजा हुई आई थिंक. तो ऐसे किस्से होते रहते हैं, बट वो ये पब्लिक अवेयरनेस नहीं है और शायद आपके पॉडकास्ट के थ्रू उन तक बात पहुंचे ही नहीं. तो आप मुझे एक बात बताइए, जैसे मैं आपसे पहले भी पूछ रही थी कि आप 2 पायलट्स होते हैं, तो हाउ डज द स्केड्यूल इज, जैसे बहुत लॉन्ग फ्लाइट्स भी होती हैं, तो कैसे आप अपने स्लीप आवर्स को डिवाइड करते हैं एंड हाउ अ फ्लाइंग एक्सपीरियंस लुक्स लाइक? Sleep schedule, he is something that I don't like about my job. Okay.
बिकॉज इसमें क्या होता है, कभी तो हम रात को 4 बजे लैंड कर रहे हैं कि रात को 3 या 4 बजे पहुंचे हैं, अगले ही दिन फिर आपको सुबह की फ्लाइट है तो आपको 4 बजे उठना है, तो जबरदस्ती खुद को सुलाना भी पड़ता है कि आज मेरे को शाम को 6 बजे ही सो जाना है, अगले दिन मैं रात को 2 बजे सोऊंगा, उससे अगले दिन मैं सुबह 4 बजे सो रहा हूँ, तो वो स्लीप साइकिल डिस्टर्ब रहता है। हाउएवर एयरलाइंस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि रेस्ट पीरियड देने का हमें पूरा, कि इतना रेस्ट पीरियड आप रेस्ट करो, तो करते भी हैं, बट वो ये कि जबरदस्ती सुला नहीं पाता इंसान खुद को ना। जब आप फ्लाइट लाइक वाइल ट्रैवलिंग, क्योंकि 2 पायलट्स होते हैं, तब भी आपका कुछ ऐसा चलता रहता है क्या कि? हाँ, वो लॉन्ग फ्लाइट्स में अलाउड है कि एक 20 मिनट्स का पावर नैप टाइप बोलते हैं उसको, कि एक पायलट, पर उसके भी वो है कि भी इतनी लंबी फ्लाइट होनी चाहिए, एटलीस्ट 3 आवर्स की फ्लाइट हो, क्रूज का टाइम इतना होना चाहिए। अब ये नहीं है कि मैम दिल्ली जयपुर फ्लाइट कर रहे हैं उसमें अब आप सो जाओ, 1 घंटे की फ्लाइट ये टोटल, तो क्रूज टाइम लंबा होना चाहिए, उसमें पीछे क्रू को, तो काफी सेफ्टी पॉइंट्स है, ये सब ध्यान रखते हुए आप देर इट्स अलाउड कि हाँ 15 से 20 मिनट का पावर नैप ले सकते हैं, तो ये नहीं दोनों एक साथ 1 by 1। अच्छा, उसके भी प्रॉपर रूल्स होते हैं क्या इतनी देर या? हाँ बिल्कुल, उसके पूरा प्रॉपर रूल्स हैं, और इनफैक्ट नॉर्मल फ्लाइट में भी इफ यू आर नॉट स्लीपिंग आल्सो, पीछे से क्रू डे फ्लाइट्स में एवरी 30 मिनट्स दे विल कॉल टू चेक वेदर वी आर अवेक और वी आर डूइंग गुड, एंड नाइट फ्लाइट्स में एवरी 20 मिनट्स दे विल कॉल अस to check whether everything is fine in the cockpit. If we don't reply, then they will force enter inside the cockpit and see what's the problem. Okay. Captain, which are a few places जो consider करे जाते हैं कि they are difficult to fly? ऐसे वर्ल्ड में तो देखो काफी एयरपोर्ट्स है, तो जनरली क्या होता है कि ऑल पायलट्स आर क्लियर टू फ्लाई टू मोस्ट ऑफ द एयरफील्ड्स, बट कुछ एयरफील्ड्स बहुत ट्रिकी होते हैं, स्पेशली माउंटेनियस रीजन्स में, क्योंकि आपको टर्न वगैरह का जो एरिया है वो कम मिलता है। तो आपने काठमांडू का भी एक एयरपोर्ट सुना होगा, या फिर ये अपना इंडिया में बात करें तो ले एयरपोर्ट जो है, तो उसके लिए आपकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है फिर पायलट्स की, विद जो एक्सपीरियंस्ड पायलट्स हैं उनको कुछ सिमुलेटर पे, फ्लाइट सिमुलेटर पे ट्रेनिंग कराते हैं, अलग ट्रेनिंग एयरफील्ड पे जाके भी होती है, तो ओनली फ्यू पायलट्स आर क्लियर टू दीज एयरफील्ड्स। इंडिया में अगर बात करें तो ये हो गया, जैसे कैलिकट एयरफील्ड हो गया, यू हर्ड कि कुछ साल पहले कैलिकट में क्रैश हुआ था ये, तो उसके बाद से वहाँ की भी ट्रेनिंग मैंडेटरी है कि ओनली क्लियर्ड पायलट्स विल ऑपरेट देयर। और अपना यहाँ पे पटना बिकॉज ऑफ शॉर्टर एयरफील्ड, या श्रीनगर हो गया, तो ये सब एयरफील्ड्स पे आपको एयरलाइन अलग से ट्रेनिंग कराती है। वो कैलिकट का क्रैश क्यों हुआ था? कैलिकट का क्रैश क्यों हुआ था वो तो खैर बहुत लंबी स्टोरी है, उसकी पूरी रिपोर्ट है। तो बट छोटी मोटी उसमें बेसिकली टेबल टॉप रनवे है वो, कि पहाड़ के ऊपर है थोड़ा सा, प्लस स्लीप साइकिल, रात की फ्लाइट थी, वेदर और बहुत सारे वेरियस उसमें पार्ट्स थे सब। कभी भी एविएशन में कहा जाता है कि एक प्रॉब्लम की वजह से कभी भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट नहीं होगा, एक के बाद जब 4-5 प्रॉब्लम्स इकट्ठी आपके साथ जुड़ के आपके सामने आ जाती है ना, तब प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसमें भी ऐसा ही हुआ था कि 4-5 प्रॉब्लम एक साथ आई, उस वजह से वो क्रैश हुआ है। बट अब बोथ द पायलट्स वर वेल क्वालिफाइड, बढ़िया पायलट्स थे इंडस्ट्री के, बट ठीक है, बैड डे। राइट। जैसे आप बता रहे थे कि आप इस एविएशन की पढ़ाई करने कनाडा गए थे, हम अभी पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट हाउ टू मेक अ करियर इन एविएशन, बट उससे पहले कनाडा का कोई इंसिडेंट आप शेयर करना चाहोगे, क्योंकि तब आप एक न्यूबी पायलट थे ना। तो कनाडा में मैं जब जॉब भी कर रहा था, वहाँ पे जॉब भी की थी मैंने, तो एज अ फ्लाइट टीचर था मैं वहाँ पे। स्टूडेंट्स को जो नए आते हैं उनको फ्लाइंग करना सिखाते थे हम। तो बीच बीच में वहाँ पे चार्टर के लिए भी लोग रेंट करते थे कि भाई हाँ हमको घूमना है, ये एरिया में घूमना है, तो उसके लिए आर्ली रेंटल पे लोग आते थे। तो एक कपल मेरे पास आया था, तो दे सेड कि हमें जमीन खरीदनी है आसपास ना, तो हम जो भी जमीन खेत वगैरह दिखेंगे हम आपको बता देंगे, आप उसके चारों तरफ सर्कल करना, और हमें पसंद आएगा हम वीडियोस वगैरह बना लेंगे, तो जाके हम बात कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ गोइंग डोर टू डोर, वी वांट टू डू दिस, कि ऊपर से देखेंगे जाके फिर। काफी लग्जरी कपल थे। तो आई टुक देम फॉर अ फ्लाइट, वो जो भी एयरफील्ड बताते थे मैं चक्कर करके वो वीडियोस वगैरह जीपीएस लोकेशन ले लेते थे, और मुझे तो कुछ पता ही नहीं। और फिर जब 1-2 महीने बाद फिर न्यूज़पेपर में उस कपल की फोटो छपी हुई, मैंने यार एक कपल तो देखा हुआ लग रहा है। तो जब स्टोरी पढ़ी मैंने, तो बेसिकली व्हाट दे वर डूइंग कि कनाडा में अब तो देखो आपने वीड गांजा जो है वो अब तो लीगल है, पर उस टाइम पे लीगल नहीं था। तो क्या है, फार्मर्स अपने फील्ड के सेंटर में कहीं कोई फार्मर छुपा के वो ग्रो करते थे, तो वो ऊपर से तो दिखते हैं
नीचे जमीन पे आप जा रहे हो तो आपको दिखेंगे नहीं, तो वो उसकी वीडियो बना के जीपीएस लोकेशन लेके दे यूज्ड टू गो एंड स्टील इट। बड़े स्मार्ट कपल। कहाँ से आइडिया आया देखो, बट आई थॉट कि यार ये क्या दिमाग लगाया इन्होंने, बट ठीक है, दैट वाज द स्टोरी। आई इफ आई न्यू, ऑब्वियसली मैं तो अब नहीं करता वो, पर बाद में आई थॉट मैं भी उसका पार्ट बन गया अनजाने में, ऑब्वियसली। एनी मिसकंसेप्शन अबाउट एविएशन आप जो मिथ बस्ट करना चाहें? एविएशन का मिसकंसेप्शन ये है कि एक तो सब कुछ लग्जरी नहीं है उसमें जो दिखता है। भाई बाहर से ऐसा दिखता है कि पायलट्स, कैबिन क्रू बहुत सही, एक तो जो स्लीप साइकिल की बात की मैंने, टायरिंग जॉब है, आप हर टाइम आपका जो बॉडी है इट गोज थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। आप 8000 फीट का कैबिन ऑल्टीट्यूड मेंटेन करते हैं हम वहाँ पे ऊपर, तो हर टाइम आपकी बॉडी इज लाइक कि 8000 फीट पे बैठी हुई है। ह्यूमिडिटी आपकी कम हो जाती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो आपके टेस्ट बड्स जो है वो 30% ड्रॉप हो जाते हैं इन फ्लाइट। तो ज़मीन पे जो आप खाना खाओगे या एयरक्राफ्ट में खाओगे उसमें टेस्ट में भी डिफरेंस आता है। इसलिए फ्लाइट्स का नाना बेकार लगता है। आई थिंक इसीलिए शायद नमक ज्यादा डालते होंगे, इसीलिए कि ऊपर जाके आपको नमक नॉर्मल लगे। हाँ, तो बाहर से जो दिखता है इतना नहीं है। हाँ ऑब्वियसली ठीक है, बाकी पर्क्स हैं, और बाकी कई लोगों को लगता है कि पायलट्स और क्रू वगैरह सिर्फ पार्टी करते रहते हैं हर टाइम, तो ऐसा नहीं है। बिकॉज बिफोर एवरी फ्लाइट हर जितने भी क्रू हैं, कैबिन क्रू हैं, पायलट्स हैं, सबको अल्कोहल टेस्ट जो होता है हर फ्लाइट से पहले होता है, हर फ्लाइट से पहले, कोई उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। एंड इट हैज टू कम 0.000 डॉट, एंड मोस्टली 7 में से 6 दिन तो फ्लाई कर ही रहे होते हैं, 5-6 दिन, तो इट्स नॉट लाइक दैट। अभी बहुत सारी रिसेंटली वीडियोस भी वायरल हो रही थी जब पैसेंजर्स क्रू के साथ थोड़ा मिसबिहेव कर देते हैं कुछ, तो क्या ओपिनियन है आपका इस बारे में? वो मेरे को बहुत सैडनिंग लगता है कि सोचो दे आर देयर फॉर योर सेफ्टी, वो आपकी जान बचाने के लिए बैठे हैं। आपको पैसेंजर्स को अगर नहीं पता तो अगर इनकेस ग्राउंड पे इवैक्यूएशन होता है, किसी वजह से कोई इमरजेंसी है, रनवे पे इवैक्यूएशन करना पड़े, तो 90 सेकेंड्स में पूरा एयरक्राफ्ट खाली होना चाहिए यूजिंग 2 डोर्स ओनली, एक साइड की, और वो क्रू करवाते हैं, दे आर ट्रेन्ड फॉर इट। तो उनकी दे आर सो क्वालिफाइड, उनको नर्सिंग का, उनको हॉस्पिटैलिटी का, उनको हर चीज़ की ट्रेनिंग होती है, और फिर भी जब 200 लोगों के साथ इट्स लाइक कि भाई मैं आपको कुछ ऑफर कर रहा हूँ, आपका ध्यान रख रहा हूँ, और आप चिल्ला रहे हो, तो दे गेट डिसहार्टेंड एट टाइम्स कि भाई क्यों। और कई लोग होते हैं कि छेड़खानी का भी कई बीच में इंसिडेंट्स आए थे, तो आई फील वेरी बैड कि भाई उनके घर में भी तो मदर सिस्टर हैं, ऐसा कुछ। हम बैंकॉक फ्लाइट कर रहे थे, तो एक ओल्ड एज पैसेंजर आके क्रू बोल रही सर मेरे ऐसे हेयर टच कर रहे थे, एंड मैंने ऑब्जेक्टेड कि क्या है, तो ही सेड अच्छा अलाउड नहीं है क्या? मैंने ये कैसा सवाल, अलाउड नहीं है। हाउएवर वी टुक एक्शन अगेंस्ट, हाँ ऑब्वियसली वी टेक एक्शन अगेंस्ट इट, सिक्योरिटी ले जाती है उनको। फिर कई बार हो जाता है कि स्मोकिंग कर लेते हैं लोग लेबोरेटरी में जाके, हाँ, तो वो सब में ऑब्वियसली फिर दे गेट हैंडेड ओवर टू सिक्योरिटी, और प्रॉब्लम्स आती है, मतलब थोड़ी देर कंट्रोल कर लो यार। हाँ, तो ये सब प्रॉब्लम्स तो फेस करती हैं कैबिन क्रू वगैरह, पायलट्स। अब प्रॉब्लम्स की तो हमने बात कर लिया, अब ये बताओ पैसा कितना है एविएशन में? पैसा देखिए, अगर आप अपनी एज बताने को तैयार है तो मैं पैसा बताने के लिए तैयार। मेरी तो ये सबको पता है 22। अच्छा चलो ठीक है, क्योंकि जनरली कहते हैं कि लड़कियों की एज नहीं पूछनी चाहिए और लड़कों की सैलरी नहीं पूछनी चाहिए। कम अभी हो सकता है जब मैं थोड़ी बड़ी हो जाऊं तब कम बताओ। तो मोस्टली जो एक फर्स्ट ऑफिसर होता है, जो नए पायलट आप बनते हो, तो इट रेंजेस फ्रॉम 2 to 3.5 lakhs पर मंथ फॉर अ फर्स्ट ऑफिसर। कैप्टन आप अपग्रेड हो जाते हो तो एनीवेयर बिटवीन 7 to 10 lakhs पर मंथ। मतलब पैसा ही पैसा है। सर एक क्वेश्चन बहुत देर से दिमाग में आ रहा था कि जैसे अब आप इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, बट जब आप फ्लाइट में होते हैं तब तो आप अपना फोन एक्सेस नहीं कर सकते। एज एन इन्फ्लुएंसर माई सेल्फ मुझे पता है कि कितना भी हम डिनाई कर ले, एक लाइक्स कमेंट से थोड़ा प्यार तो होता ही है, तो वो इच्छा नहीं होती बार बार देखने की यार कितनी चली रील। होती तो है, देखो जब आप कुछ लिखते भी हो तो ऐसा लगता है कि यार ये बात पब्लिक तक पहुंचेगी, पसंद आएगी, नहीं आएगी। कई बार आई डोंट नो आपके साथ भी हुआ हो कि कुछ आप कंटेंट कुछ डालते हो, किसी कंटेंट में आपको ऐसा लगता है दिल से डालते हो बहुत, और वो नहीं पहुंचती बात, नहीं हिट करता लोगों को। तो वो तो रहता ही है कि फ्लाइट में ऑब्वियसली 4-5 घंटे की फ्लाइट होती है, कई बार आप फ्लाइट में
तो फोन एक्सेसिबल ही नहीं है, तो लैंड करते ही सबसे पहले आप देखोगे टर्मिनल में जाते हुए पायलट्स फोन ही देख रहे होंगे, किसके मिस कॉल रखे हैं, किसका व्हाट्सएप मैसेज है, किसका इंस्टाग्राम पे ऑब्वियसली डीएम वगैरह लाइक्स ना आपके फॉलोअर्स हो रहे हैं, क्योंकि एक तरह से वो कनेक्शन बनता है पब्लिक के साथ भी, हाँ ये लोग इनसे मैसेज में बात हो रही है जो भी है, तो ऑब्वियसली राइट। और सर जैसे कि बहुत ड्यूरेशन तक आप अपने फोन्स भी एक्सेस नहीं कर पाते, तो थोड़ा सा पर्सनल लाइफ इससे इम्पैक्ट होती है? इससे पर्सनल लाइफ इम्पैक्ट होती है। वैसे इसके पॉजिटिव साइड भी है और नेगेटिव साइड भी है, कि उधर ज्यादातर प्रॉब्लम होती है कि हस्बैंड्स को कि भाई बीवी फोन करती है पूरे तो आई थिंक वो प्रॉब्लम से बच जाते हैं, फोन ही नहीं कर सकते। बट जोक्स अपार्ट, वैसे इसका पॉजिटिव पार्ट मेरे को ये लगता है कि जैसे हम कई बार हम वीक में 3 दिन रफली एवरेज लगाओ तो बाहर रहते हैं घर से, तो कभी भी कोई रिलेशन में भी आप देखोगे कि प्रॉब्लम्स तब आती हैं कि हस्बैंड वाइफ में कि पूरे टाइम साथ में रह रहे हैं तो वो पर्सनल स्पेस सा खत्म हो जाता है, और जब वो मान लो छुट्टी 10 दिन बाद मिल रहे हो तो वो एक्साइटमेंट जो मिलने की वो बनी रहती है। हाँ, तो स्पार्क रहता है। तो हमारे फील्ड में ये है कि हम जाते हैं, फिर कहीं 2 दिन के लिए चले गए, फिर आते हैं, तो वो कंटिन्यूअसली वो स्पार्क बना रहता है हमेशा। तो कैप्टन आप मैरिड हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। तो मतलब आपका वो स्पार्क एकदम इंटैक्ट चल रहा है बिकॉज ऑफ द प्रोफेशन। तो समटाइम वही स्पार्क में वो एयरपोर्ट लेने आ जाएंगी मेरे को कभी, तो पॉजिटिव चीज देखता हूँ इसमें। और जो आपकी वाइफ है वो इसी करियर? नहीं, वो लॉयर है। हाँ, चलो आप पहले हो जिन्होंने बोला ग्रेट, वरना हर कोई मेरे को रिप्लाई देता है कि बच के रहना। नहीं, अच्छा है, दोनों इतने एजुकेटेड, अच्छा कर रहे हो। अब लेकिन नेक्स्ट 3 to 4 years या 5 years तो मैं कहूँगा इंडिया में बहुत जॉब्स हैं, स्पेशली पायलट्स, कैबिन क्रू, एविएशन के लिए, क्योंकि बहुत एक्सपेंशन हो रहा है। अब यू सी इंडिगो, अकासा, नई नई एयरलाइन आ रही है, इन्होंने एयर इंडिया 500 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स दिए हुए, तो थाउजेंड्स में पायलट चाहिए होंगे। पायलट शॉर्टेज ऑलरेडी आप न्यूज़ देख रहे होंगे, एयरलाइंस में ऑलरेडी पायलट शॉर्टेज स्टार्ट हो चुकी है। तो कोई स्टार्ट करना चाहता है अपना करियर, तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू इट। सो कैप्टन, कमिंग ऑन टू द लास्ट सेगमेंट, ये मैं अपने व्यूअर्स को भी बता दूं, ये स्पेसिफिकली उनके लिए है जिनको एविएशन में जाना है। सो क्या आप थोड़ा सा डिकोड करेंगे हमारे लिए प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, कि अगर किसी को पायलट बनना है तो व्हाट इज द प्रोसेस? जरूर बताना चाहूँगा कि देखिए, पायलट और एविएशन ऐसा फील्ड है कि लोगों के पास एक तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड समटाइम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, कि डायरेक्ट अप्रोचेबल नहीं होते ना ये एविएशन के जितने भी जॉब्स होते हैं। तो कई एजेंसीज भी खुली हुई हैं कि भी जॉब्स लगवाते हैं, फेक एजेंसीज खुली हुई हैं इतनी कि भी वो पैसे ले लेते हैं लोगों से कि भाई हम करा देते हैं। काफ़ी मेरे को मेल्स मैसेजेस आते हैं कि भाई ये असली है कि नहीं देखो। तो इनफैक्ट मैं अपनी भी बात करूं, जब मैं ट्रेनिंग के लिए गया तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो जिसके थ्रू मैं भी किसी एजेंट के पास गया तो मुझे भेज दो पायलट ट्रेनिंग के लिए, वहाँ जाना है। तो वो अपने पैसे के चक्कर में उन्होंने मेरे को इंडिया में मेडिकल्स होते हैं पायलट्स के ना, हर साल होते हैं, फ्लाइंग से भी पहले भी होता है मेडिकल, फुल बॉडी चेकअप। तो उन्होंने बिना मेरे को मेडिकल कराए ही फ्लाइंग के लिए भेज दिया बाहर कनाडा में, कि वहीं का करा के। तो नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट कि अगर मैंने वापस इंडिया के मेडिकल्स कराए अपने, और अगर मैं किसी वजह से वो मेडिकल फेल हो जाता तो ऑल द मनी दैट आई स्पेंड वो सब बर्बाद हो जाता। कितनी मनी स्पेंड करी थी आपने उस टाइम पे? इट वाज 15 lakhs। आज के टाइम पे सेम ट्रेनिंग आपको रफली 40 lakhs में होती है। तो वो ऐसा लगता है कि थोड़े से बैंक अकाउंट के अपने नंबर बनाने के लिए लोग जो दूसरों के साथ जो चीटिंग करते हैं, ये सब करते हैं, वो सब हट जाना चाहिए बिल्कुल। मतलब अगर वो 15 लाख पूरे वेस्ट हो जाते हैं अगर वो मेडिकल में कुछ भी लेफ्ट नहीं होता, और आ जाता है आपको ऐसे बॉडी दिखती है कि बिल्कुल फिट है, अंदर ब्लड केयर वो सब, हीमोग्लोबिन सब कुछ विद इन लिमिट्स होना चाहिए। थोड़ा बहुत भी किसी को एलर्जी है उससे, स्नोफिल, काफ़ी चीज़ है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ जाता है तो देन यू आर ग्राउंडेड। हाँ, तो वो प्रॉब्लम मेरे को ऐसा लगा कि ये प्रॉब्लम एड्रेस होनी चाहिए किसी तरह से। तो इनफैक्ट उसी के लिए आई थॉट टू माई सेल्फ कि ये लोगों को प्रॉब्लम आ रही, मैं इंस्टाग्राम पे अपने रील्स डालता रहता हूँ इन्फॉर्मेशन की, लोगों को पता चले। इन्फॉर्मेशन नहीं, कई कैबिन क्रू के लिए फेल लोग आते हैं कि भाई ये इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं, कि भाई उनको ऐसा लगता है कि मैंडेटरी है इंस्टीट्यूट्स में जाना, तो ऐसा नहीं है। कैबिन क्रू वगैरह एयरलाइन खुद ट्रेनिंग कराती है, वो इंस्टीट्यूट सिर्फ आपको पॉलिश कर रहे हैं। अगर आप यू थिंक कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है या आप बात करने में इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो एयरलाइन खुद इंटरव्यू करती है। मैं तो कहता हूँ जाके एयरलाइन के इंटरव्यू दो, क्लियर नहीं होता तब चले जाओ किसी इंस्टीट्यूट। डायरेक्ट इंस्टीट्यूट की वो जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो उसकी ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि एयरलाइन आपको फिर से ट्रेनिंग कराएगी वैसे। तो ये जो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, ये मैं इंस्टाग्राम के जरिए कोशिश करता हूँ कि भी लोगों तक पहुँचे। और पायलट्स के लिए स्पेसिफिकली मैंने तभी ये सोची कि मैं खुद एक टीचर भी था, पायलट ट्रेनिंग कराते थे वहाँ पे भी। फिर देन आई थॉट कि व्हाई नॉट। सो मैंने आई हैव माई ओन इंस्टीट्यूट बाय माई नेम,
PPA पोएटिक पायलट एकेडमी, वेयर पायलट्स की ट्रेनिंग कराते हैं हम फ्रॉम। तो उसमें व्हाट वी डू इज़ कि फ्रॉम डे वन, जब से हमारे पास स्टूडेंट आता है टिल द टाइम ही गेट्स into an airline as a pilot, is our responsibility. हम will help, will guide him, will give him all the information whatever is needed. और मोटिवेशन के लिए भी we get airline pilots वहाँ आके बच्चों से बात करते हैं, सब कुछ उनको मोटिवेट करते हैं। तो this is helping, I mean in a way I'm trying to help my community or future pilots you can say. Right, great initiative. Thank you. थोड़ा सा और बिगनिंग में चलता है। अगर कोई 12th क्लास का स्टूडेंट है, अब उसको पायलट बनना है, आप सारी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स प्रोसेस। एलिजिबिलिटी के देखा जाए तो आपको क्लास 12 में आपके पास फिजिक्स और मैथ्स होना मैंडेटरी है। बट इन केस कई आर्ट्स या कॉमर्स के भी स्टूडेंट्स हैं, वो वापस से फिर आप ओपन स्कूल होते हैं, ओपन बोर्ड्स, उससे फिर से आप वो फिजिक्स और मैथ्स का पेपर दे देते हैं। कई स्टूडेंट्स करते हैं। इनफैक्ट माई यंगर सिस्टर, शी वाज फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, उन्होंने भी किया ये। उसके बाद में आपको काफ़ी चीज़ें मेडिकल्स कराने होते हैं। सबसे पहले यू शुड बी मेडिकली फिट। मेडिकल इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, क्लास 2 मेडिकल, क्लास 1 मेडिकल, देन आप कंप्यूटर नंबर, बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी कुछ है। फिर इसमें आप पायलट ट्रेनिंग जो होती है, मोस्टली एग्जाम्स होते हैं। पहले आपके 4-5 इंडियन गवर्नमेंट एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, रिटन एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आप पायलट ट्रेनिंग, जो आपको 200 आवर्स की फ्लाइट ट्रेनिंग करनी होती है। जनरली आप कोई इंजीनियरिंग का कोर्स देखोगे, डॉक्टर का कोर्स देखोगे, वो साल पे डिपेंडेंट होते हैं कि भाई 3 साल का ग्रेजुएशन है, 4 साल का बीटेक है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि 1 साल का कोर्स है या 2 साल का कोर्स है। इसमें होता है कि आपको 200 आवर्स की फ्लाइट ट्रेनिंग करनी है। वो आप 6 महीने में भी कर सकते हो, वो आप 4 साल में भी कर सकते हो। तो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन दैट। आपने एग्जाम्स की बात करी, थोड़ा सा उसके लिए बताइए, कौन से एग्जाम्स होते हैं? आप DGCA बोलते हैं इसको, DGCA के एग्जाम्स होते हैं। ये 12th के बाद दे सकते ये 12th के बाद आप एलिजिबल हो एग्जाम्स देने के लिए। बस कॉमर्स, सॉरी मैथ्स एंड फिजिक्स, दो बट subjects। हाँ, बट ये एग्जाम्स जो है ये आपके नॉर्मल उसके नहीं होते कि आप फिजिक्स मैथ्स का एग्जाम होगा वहाँ पे। इसमें एविएशन की नॉलेज का एग्जाम होगा, एयर नेविगेशन, मौसम, लॉज, एयर के, इसी चीज़ की हम कोचिंग कराते हैं स्टूडेंट्स को, जो हमारे जो इंस्टीट्यूट है। हाँ, तो ये सब सब्जेक्ट्स के बारे में आप पढ़ते हो, देन यू क्लियर दोज एग्जाम्स। और उसमें उन्होंने, गवर्नमेंट ने ये नहीं फिक्स किया हुआ कि आपको एक बार ही देना है या 2 बार ही दे सकते हो। आप दे सकते हो कितने मल्टीपल अटेम्प्ट दे सकते हो, हर 2 से 3 महीने में एग्जाम्स होते हैं। हाँ, तो यू कैन कीप अपेयरिंग। पर उसमें बिकॉज ना एंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दिए तो उन्होंने पासिंग परसेंटेज जो है, बिकॉज सेफ्टी का मैटर है, पायलट जो है 70% रखा हुआ है। तो इट इज़ नॉट लाइक स्कूल में 33% पे पास होते हो, तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट 70%। कितने एग्जाम्स होते हैं ये? 5 एग्जाम्स होते हैं। ओके, एंड आपको पांचों में 70% प्लस? पाँचों में 70% प्लस स्कोर होना चाहिए आपको। एंड ये लेवल्स हैं या ये अलग अलग एग्जाम्स हैं? अलग अलग एग्जाम्स है। कोई एक नेविगेशन का एग्जाम हो गया कि आपको रास्ता कैसे देखना है वो सब। एक मेट्रोलॉजी का हो गया, वेदर वगैरह के बारे में। एक एयर लॉ हो गया कि लॉ के बारे में पूरा। तो बेसिकली कोई 12th के बाद पहले कुछ टाइम कोचिंग लेके फिर इनके लिए अपीयर कर सकते हैं। ठीक है, ओके। फिर एग्जाम क्लियर हो गया, उसके बाद 200 आवर्स ऑफ फ्लाइट ट्रेनिंग करते हो, फिर आपको लाइसेंस मिल जाता है। लाइसेंस मिलते ही फिर ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस, कार का मिल जाता है। पर आपको बस चलानी है तो आपको थोड़ी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग और लाइसेंस पे एंडोर्समेंट चाहिए होगी। तो आपको छोटे एयरक्राफ्ट पे ट्रेनिंग करते हो 200 आवर्स की जो है। तो जब आप एयरलाइनर उड़ाने आते हो बड़े एयरक्राफ्ट, तो आपकी अलग से फिर ट्रेनिंग होती है उसकी। वो इंडिया में भी होती है, बाहर में भी होती है। तो उसकी अलग से ट्रेनिंग होकर फिर आपकी लाइसेंस पे एंडोर्समेंट होती है। तो वो एयरलाइन ही कराती है जनरली, या खुद भी करते हैं लोग। फिर आप एज एन एयरलाइन पायलट सेलेक्ट। कितना टाइम लग जाता है एज एन एयरलाइन पायलट सेलेक्ट होने में, अगर आप एवरेज बताना चाहें? एवरेज बताना चाहूँगा, फ्रॉम स्क्रैच टिल द टाइम यू आर इनटू एन एयरलाइन या टिल द टाइम यू फिनिश योर लाइसेंस, आई वुड से रफली आपको 1.5 से 2 साल तो लगता ही है। और कोई वैसे रिक्वायरमेंट्स हैं कि पर्टिकुलर हाइट, वेट या कुछ ऐसा? ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाइट की एयरलाइंस की रिक्वायरमेंट आती है फिर कि भाई हम इतने हाइट वो जो वैकेंसी निकालते हैं। तो बट आई वुड से एनीबडी हु इज़ अबव 5'1", 5'2", उनको प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ, एज आप स्कूल से निकलते ही कर सकते हो, एंड अप टू द एज ऑफ कर तो कभी सकते हो आप ट्रेनिंग। बट एयरलाइंस जो वैकेंसी निकालती हैं अभी 35-37 ईयर्स के फ्रेशर के लिए जो वैकेंसी निकाल रही हैं वो निकाल रहे हैं। तो इफ़ यू हैव स्टार्टेड योर एविएशन करियर बिफोर आई वुड से 33, तो यू आर इन द सेफ जोन। उसके बाद फिर थोड़ा लेट हो जाता है, देन यू हैव टू वेट फॉर दैट पर्टिकुलर एयरलाइन की वैकेंसी जिसने 37 या 38 की एज के लिए भी वैकेंसी। राइट। और वैसे वैकेंसीज हैं, मतलब जॉब अवेलेबिलिटी है जॉब्स की?
जॉब्स की अवेलेबिलिटी डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्री का जो सिनेरियो। देखो 2008 में जॉब्स बिल्कुल नहीं थी, फिर रिसेशन आ गया था, फिर उसके बाद में फिर एकदम से बूम आया, फिर वो जॉब्स आ गई। अब लेकिन नेक्स्ट 3 to 4 years या 5 years तो मैं कहूँगा इंडिया में बहुत जॉब्स हैं, स्पेशली पायलट्स, कैबिन क्रू, एविएशन के लिए, क्योंकि बहुत एक्सपेंशन हो रहा है। अब यू सी इंडिगो, अकासा, नई नई एयरलाइन आ रही है, इन्होंने एयर इंडिया 500 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स दिए हुए, तो थाउजेंड्स में पायलट चाहिए होंगे। पायलट शॉर्टेज ऑलरेडी आप न्यूज़ देख रहे होंगे, एयरलाइंस में ऑलरेडी पायलट शॉर्टेज स्टार्ट हो चुकी है। तो कोई स्टार्ट करना चाहता है अपना करियर, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू डू इट। तो जॉब गारंटी अगर कोई भी इंस्टीट्यूट आपको देता है, या आप नॉर्मल उसमें भी चले जाओ, बीटेक की क्लासेस हो रही हैं, अगर वो आपको लिख देना जॉब गारंटी दे रहे हैं लिख के, मेरे को तो लगता है वो फेक है। आपका काम है पढ़ाने का, तो पढ़ाओ। आप जॉब गारंटी कैसे दे सकते हो किसी को? हाँ, पर हाँ, आपने अगर इस फील्ड में मेहनत की है, पढ़ाई कर रहे हो, तो जॉब लगती है सबकी। ऐसा कुछ, हाँ, ऐसा कुछ नहीं कि खाली बैठे हो पायलट। आई डोंट नो एनीबडी जिसने फ्लाइट ट्रेनिंग की और पढ़ाई में ठीक ठाक हो तो उनकी जॉब नहीं लगी हो। अभी कोविड में, अब जैसे ऑब्वियसली वैकेंसीज नहीं थी कोविड टाइम पे, तो नहीं लग रही थी जॉब्स। अब ठीक हो गया, अब लग रही है सबकी जॉब। वुमेन्स का रेशो कम है जो पायलट बनते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, वुमेन्स के रेशियो। लेकिन ये मैं बताता भी उन लोगों की वैसे तो रेशियो कम है एज कंपेयर्ड, तो लेकिन यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी देख लोगे आप, इंडिया हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फीमेल पायलट्स, नंबर में भी और रेशियो में भी, मेन टू वुमेन का। हाँ, बाहर इतना नहीं है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे पायलट्स हैं, जो कि गर्व की बात भी है हमारे लिए कि भाई जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वो चल रहा है, वो सही ट्रैक पे जा रहा है। फिर क्या रेशो होगा? आउट ऑफ 10 हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर? आई एम नॉट श्योर क्या रेशियो होगा वैसे। ओके, आपके साथ जो, जैसा आप बताते हैं कि आपके साथ और भी पायलट्स ट्रैवल करते हैं, तो मोस्टली दे आर गाइज? हाँ, मोस्टली दे आर, बट ऑन एंड ऑफ आते रहते हैं कि आई वुड से आई थिंक 10 में से 2 तो होंगी फीमेल्स। अच्छा, ओके, दैट्स गुड। या तो कैप्टन, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा रियलिटी पे? बहुत बढ़िया रहा। वैसे तो मैं कैमरा शाई हूँ थोड़ा, पर यू मेड इट वेरी कंफर्टेबल फॉर मी। बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा। दोबारा मिलते हैं सीजन 2 में। डेफिनेटली, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने अपना बहुत ही प्रेशियस टाइम हमें दिया। आई एम रियली ग्रेटफुल। थैंक यू, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू।